आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादातर इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर, जहां पर सफेद धुंध की चादर से ढका हुआ एनसीआर नजर आ रहा है। सांस लेने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर मानो गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता जो है वो गंभीर रूप से खराब हो गई है, यानी कि एक्यूआई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर है। ऐसे में क्या करें, क्या ना करें, कैसे बढ़े हुए एक्यूआई से हम अपना और अपना परिवार सुरक्षित रख सकते हैं, आगे एक्सपर्ट्स के जरिए जानेंगे। पहले रिपोर्ट। आंखों में जलन, सांसों में घुटन, नजर और मंजर के बीच धुंध ही धुंध और सूरज का चेहरा धुंध की चादर के पीछे छिपा हुआ। यह है दिल्ली एनसीआर का हाल बयां, जहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आसमान को प्रदूषण की चादर ने ढक लिया है। इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई 400 के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। हवा हर सांस के साथ शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। ना सिगरेट पिए ही एक व्यक्ति लगभग 40 से 50 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों तक पहुंचा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी लोगों को परेशान किए हुए हैं। दिल्ली की हवा में मौजूद कण न सिर्फ फेफड़ों को बल्कि दिल और दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। प्रदूषण के जरिए पटाखों की गूंज आज भी सुनाई देती है। ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई बीते कई दिन से चिंताजनक श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यहाँ का PM 2.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मानक से 20 गुना ज्यादा है। दिल्ली की गंभीर होती हुई स्थिति को देखते हुए बहुत से लोगों ने बेवजह घरों से निकलना बंद कर दिया है, जबकि बहुत से लोग प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाकर निकल रहे हैं। आसमान में दूर तक फैली ये धुंधली परत उत्सव की चमक के साथ प्रदूषण की गंभीर तस्वीर भी पेश करती हुई दिख रही है। दियों की रोशनी और आतिशबाजी की चमक के बीच दिल्ली की हवा में घुला ये धुआं त्योहार की खुशी और पर्यावरण की चिंता दोनों का एहसास कराता रहा। कहां कितना एक्यूआई? आनंद विहार 403, शादीपुर 306, ITO 316, RK पुरम 315, पंजाबी बाग 313, नॉर्थ कैंपस 303, नेहरू नगर 314, पटपड़गंज 324, अशोक विहार 322, सोनिया विहार 306, जहांगीरपुरी 350, रोहिणी 319, विवेक विहार 346, वजीरपुर 337, बवाना 348, दिलशाद गार्डन 307, बुराड़ी 335, नोएडा 264, गाजियाबाद 273, गुरुग्राम 208। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की आबोहवा और भी ज्यादा खराब हो गई है। जहरीली हवा को देखते हुए ग्रैप 2 के तहत 2 सूत्रीय एक्शन प्लान भी लागू हो चुका है। ग्रैप 2 के तहत क्या प्रतिबंध है? डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध, कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़ा गया है। निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध है। कोयले और लकड़ी के जलने पर भी रोक है। खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती है। सड़कों की मैकेनिकल सफाई और पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है। सड़कों पर धूल नियंत्रण उपायों को बढ़ाना शुरू किया गया। नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की सलाह दी गई है। अब आपको बताते हैं कि एक्यूआई किन परिस्थितियों में गंभीर हो जाता है। एक्यूआई का मतलब क्या है? 0 से 50 तक अगर है तो अच्छी श्रेणी में है। 51 से 100 है तो संतोषजनक है। 101 से 200 तक पहुंचा है तो थोड़ी खराब की कैटेगरी में आता है। एक्यूआई 201 से 300 के बीच है तो इसे खराब कहा जाएगा। 301 से 400 के बीच है तो बहुत खराब, और अगर 401 से 500 के बीच है तो इसे गंभीर श्रेणी में माना जाएगा।
दिल्ली की हवा साल दर साल हमें याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमने सांसों की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। हम कब तक मास्क के पीछे अपनी लापरवाही छिपाते रहेंगे, ये सवाल बड़ा है। स्वाति सक्सेना, न्यूज़ इंडिया। बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं और देश के जाने माने डॉक्टर्स के जरिए हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे कि क्या इस वक्त में करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पोल्यूशन पर आपका और हमारा बस नहीं, लेकिन हाँ अपनी सेहत को लेकर जरूर हम एहतियात बरत सकते हैं। मेरे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर वर्षा सक्सेना, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर शेखर कुमार, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर प्रियदर्शनी भी मेरे साथ में जुड़ेंगी, साथ ही साथ डॉक्टर विवेक आहूजा मेरे साथ में जुड़ेंगे, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के तौर पर जुड़ गई है मेरे साथ में। इनफैक्ट यहाँ पर प्रियदर्शनी जी, डॉक्टर प्रियदर्शनी जितेंद्र कुमार मेरे साथ में हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर इस वक्त धुंध की चादर, यानी कि ये जो स्मॉग की चादर है, इसे ढका हुआ है, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट दिवाली के दिन से ही और दिवाली के आसपास से ही लोगों को ये तकलीफ शुरू हो गई थी। और ख़ास बात ये कि दिल्ली एनसीआर तक नहीं है बल्कि आसपास के एरिया तक ये पोल्यूशन फैला हुआ है। तो डॉक्टर वर्षा सक्सेना, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्या करें इस पोल्यूशन से बचने के लिए? देखिए, जो ये पॉल्यूशन अभी फैला हुआ है, ये कुछ तो पहले से था, कुछ अभी अपने दिवाली की खुशी में जो अपन लोगों ने पटाखे चलाए हैं, इसकी वजह से जो ये भयंकर धुंध, धुआं और लोगों के घरों में साफ सफाई होना, उसका जो धूल मिट्टी और सबके रंग रोगन होना, और कई बार जो अपने ये पराली जलती है इस समय में, तो पराली का भी धुंध इस समय आता है। और दिल्ली एनसीआर एक ऐसा एरिया है जो कि इस पॉल्यूशन से हर साल ही सबसे ज्यादा ग्रसित होता है। लेकिन जो ये इस समय 400 और 450 का AQI अपन लोगों को क्रॉस कर रहा है, तो मैं ये जो प्रॉब्लम होती है, ये पहली बात तो सांस के सभी मरीजों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। जो दमा के मरीज होते हैं, अस्थमा जिसको हम लोग कहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम इतनी घातक होती है कि कई बार उनकी जान बचाना भी हम डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि अपन को त्योहार मनाने चाहिए। हर त्योहार अपन के लिए बना है, अपन उसको मनाएंगे। लेकिन अभी जैसे इस बार अपनी गवर्नमेंट ने, आदरणीय PM मोदी साहब ने ये कहा कि भाई है ना, आप ग्रीन पटाखे चलाइए, तो ग्रीन पटाखे चलाए हैं हम लोगों ने, सभी लोगों ने खुशियां मनाई हैं। लेकिन अगर उसके साथ में कई बार कई जगह ये भी देखने में आया है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में कई बार खतरनाक और घातक धुएं वाले पटाखे भी चलाए गए हैं, जिसके ऊपर शायद बहुत लोगों की नजरें नहीं जा पाती हैं। हाँ। और वो धुआं जब देखा गया खास तौर से नोएडा तो और गाजियाबाद में बहुत ज्यादा था, जब नॉन ग्रीन क्रैकर्स जलाए गए और उसके जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था उसे देखकर समझ में आया, जबकि कोर्ट ने साफ कहा था कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करना है। आप रहिए मेरे साथ में, जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर शेखर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शादाब खान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं क्लिनिकल कंसल्टेंट के तौर पर, और डॉक्टर विवेक आहूजा मेरे साथ में आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक, अगर मैं कहूं कि पोल्यूशन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे आयुर्वेद के जरिए अगर दूर करना हो, और जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं वो घर की ही चीजों से क्या कुछ वो रेमेडी अपना सकते हैं जिससे कि चीजें ठीक हो जाएं? गले में खराश है, आंखों में जलन है, सीने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या करें? देखिए, जो दो फैक्टर्स बहुत बड़े हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक एयर को और एक वाटर को। दोनों ही पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से रूटीन की हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं लाइफ में। पर इनके साथ ही हमने जीना है, तो हमने ऐसी लाइफ मॉडिफिकेशंस करनी है जिससे हम इस एटमॉस्फेयर में जी सकें। डेफिनेटली जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि कंट्रोल प्रिवेंशन एक अलग कंसर्न है, आयुर्वेद भी सेम बात करता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। पहला हमारा टारगेट है स्वस्थ रखना, कि हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल करें, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करें, पर पैरेलली उन चीजों पे भी फोकस करें जो किचन में अवेलेबल हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करें, एल्विलाई को इंक्रीज करें, इवन के जो वाटर भी आपके अंदर जा रहा है अगर वो पोल्यूटेड है तो उसको भी आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसे बर्न करें। जो आपने मेरे से किचन में चीजों का पूछा है कि ऐसी क्या होम रेमेडीज है जिसे हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए सीधा पॉइंट है कि आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं, पिपली एक हर्ब है
जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। दालचीनी है, उसका सेवन कर सकते हैं, इवन हनी का सेवन कर सकते हैं। ये वो हर्बल कॉम्बिनेशंस हैं जिनका आप सेवन करके अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा सकते हैं। जो जो आपके स्टमक की फायर है, वो फायर ही आपके जो बैक्टीरिया हार्मफुल हैं या जो पॉल्यूटेंट हैं बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। नेचुरली ऊपर वाले ने हमें वो चीजें दी हैं, जैसे म्यूकस दिया है नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर म्यूकस दिया है, टंग का सलाइवा है, वो कहीं ना कहीं चीजों को प्रिवेंट करता है। पर जब पॉल्यूटेंट आपके अंदर चला गया तो अंदर आपके अंदर जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, बॉडी की जो अंदर हीट है, जिसे हम पित्त कहते हैं, वात पित्त कफ में से, दैट विल गिव यू मेजर इम्पैक्ट कि अगर वो आपकी डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल ठीक है तो आप इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूंगा, आप हर्बल टी यूज कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं। उसमें आप बेसिक चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे अदरक है, तुलसी है, नीम है, पिपली है, मुलट्ठी है जिसको लिक्रिस कहते हैं। किसी को गले में खराश है तो हम उसे मुलट्ठी दे देते हैं। इनको आप लेके पानी में बॉयल करके इसे मॉर्निंग में डेली लेना शुरू करें। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, इससे आपकी लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर जो कफ म्यूकस आ गया है वो बर्न आउट होगा। इंटरनल फायर से, डाइजेस्टिव फायर से आपकी बॉडी की जो फायर है उसको मीठा करने के लिए आप उसमें हनी को ऐड कर सकते हैं टू डेवलप द टेस्ट, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं। और सेकंड जो मेन प्रोटोकॉल है आयुर्वेदा का, कहीं ना कहीं आप लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए प्राणायाम का यूज कर सकते हैं, जिसे मॉडर्न में अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ कंपेयर करने लग गए हैं। गो फॉर द प्राणायाम, भ्रामरी है, कपाल भाती है, तो कोई भी एक प्राणायाम जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह लें वो कर सकते हैं। या मॉडर्न में आज इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे आप स्पायरोमीटर कहते हैं हम उसे, वो भी एक प्राणायाम का ही एक एंगल है कि हम उस बैलून्स को ऊपर तक लेके जाएं और फिर नीचे ले आएं। तो कोई ना कोई रेगुलर एक्सरसाइज करना, वॉक करना और हर्बल टी यूज करना आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यानी आप देगा। कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज है या फिर जो योगा है उससे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, और जो घर के किचन में ही कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती हैं उनको अगर आप यूज़ में लाएं तो फिर इस पोल्यूशन से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर शेखर कुमार, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई हम तो घर में बैठे थे, फिर हम कैसे इस पॉल्यूटेड एयर के संपर्क में आ गए? हम तो सड़क पर नहीं गए, हम तो बाहर नहीं गए, पोल्यूशन का असर घर में कैसे हो गया? नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर। अभी क्या नॉवेडेज इस समय जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप घर से बाहर निकलोगे तो सुबह शाम इतना AQI लेवल जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं सांस की दिक्कतों की वजह से। त्योहार हुआ है, त्योहार की वजह से बढ़ा हुआ है चीज़ें। बट बचाव की बात करें तो सबसे पहले ना हमको अगर घर में अगर हम रह रहे हैं तो आप एयर प्यूरीफायर वगैरह यूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठीक रहेगा। दिन के टाइम पे आप जो खिड़की वगैरह है उनको ओपन कर दीजिए ताकि वेंटिलेशन वगैरह जो है वो आपका ठीक रहे। उसके साथ साथ में आप घर में पेड़ पौधे वगैरह यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगाइए। उससे क्या है कि जो आपका एयर है वो थोड़ा ठीक रहेगा। निकलते टाइम पे अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो सुबह शाम के टाइम पे थोड़ा कम निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो मास्क का वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज करें। और अगर आप ट्रैफिक वगैरह और जो पोल्यूशन युक्त इलाके हैं उनसे थोड़ा सा अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर रहती हैं उस जगह पे। और प्लास्टिक हो गया और कचरा वगैरह हो गया, आप इन वगैरह का यूज ना करें, सॉरी इनको ना जलाएं, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरा, आप सुबह शाम एक्सरसाइज करें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राणायाम वगैरह से आपकी लंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ जाती है थोड़ा। इससे क्या है कि इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगी, तो आपको जो सांस लेने में दिक्कत है वो कम होंगी। आप कह रहे हैं कि सांस लेने में जो दिक्कत है वो कम होगी अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर लें, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। हाँ, ऐसे प्लांट्स का जिक्र होता है जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हैं। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। और हाँ, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें या फिर रनिंग जैसी चीज़ें आप ओपन एरिया में ना करें तो इस वक्त के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर शादाब, क्या ये सिर्फ अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए घातक है या फिर आम लोगों पर भी उतना ही गलत असर हो रहा है? देखिए मैम, ये जो नॉर्मल लोग हैं ना उन पे भी इफेक्ट कर रहा है, और अस्थमैटिक में तो ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो कोमॉर्बिडिटी है। एस्थमा पेशेंट हो गया, COPD पेशेंट्स हो गया, ये सारे वो पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस चीज से, लंग की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। और उसमें इतना AIQ लेवल हाई होना ये नॉर्मल आदमी को भी एस्थमेटिक बनाता है।
और ये जो टाइम है अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो टाइम है ये पोलन्स का टाइम होता है, एलर्जेंस का टाइम भी होता है, तो ये एडेड हो जाते हैं इसके ऊपर। और ये स्मॉग तो ये एक नॉर्मल पेशेंट को भी एस्थमेटिक पेशेंट बना सकता है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है इस टाइम में। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो सभी पैनलिस्ट ने सही सही बोला है बिल्कुल कि आप इसमें योगा करिए, प्राणायाम कीजिए, एयर प्यूरिफायर लगाइए घर में रहते तो, और अगर बाहर जाते हैं तो एटलीस्ट N95 मास्क यूज करिए, तब जाके आपका ये कुछ हद तक हो सकता है कंट्रोल। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए घर में रहने की कोशिश करिए, और एक्सरसाइज करिए जिससे लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और हनी हनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हनी लीजिए तो आपका जो है इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है इस सब चीजों से, ठीक है ना, और फ्रूट्स वगैरह। तो ये सब चीजें रिकमेंडेशन है इस टाइम में, बट लेवल बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है इस टाइम। अच्छा, यहाँ पर भी ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन चीज़ें हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं घर से बाहर ना निकलें, एक तरफ हम कह रहे हैं कि घर की विंडो खोल देनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन हो। वो वेंटिलेशन होते होते कि बाहर की जो पोल्यूटेड एयर है वो क्या घर में नहीं आ जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? साथ ही एयर प्योरीफायर जो कि अच्छा खासा महंगा आता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? घर में तो सब्स्टिट्यूट एयर प्यूरिफायर ही लगाना चाहिए आदमी को, और या फिर मास्क पॉसिबल नहीं है घर में रहकर मास्क लगाना, लेकिन कम से कम वेंटिलेशन के लिए अगर आपको ऐसा लगता है तो वेंटिलेशन कर सकते हैं हम घर में, उसके लिए आपके पास वेंटिलेशन के लिए है चीजें। लेकिन एयर प्यूरिफायर तो अब मस्ट ही हो गया एक तरह से, इस एयर पोल्यूशन को देखते हुए। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आप कह रहे हैं या फिर बाकी जगह भी? दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ज्यादातर, दिल्ली एनसीआर के लोगों दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर विवेक, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एक ही तरफ गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी तरफ फायर हर तरफ से आ रहा है। एयर प्यूरीफायर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका एक तरफ ही फाइट कर रहा है, पर अल्टीमेटली तो आपके ऊपर फायर चारों तरफ से ना। आपने घर से बाहर भी जाना है, आपने रूटीन की एक्टिविटीज भी करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपकी उस कैपेसिटी के ऊपर जो रोगों से लड़ सके बेसिकली, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। मैं पिछले 17 वर्षों से इसी के ऊपर कार्य कर रहा हूं और यही मैसेज सोसाइटी को डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और उसके माध्यम से दे रहा हूं। आज मुझे आपने मौका दिया कि आपके माध्यम से आपकी ऑडियंस तक हम ये मैसेज दे पाए कि हमें अल्टीमेटली जो वर्किंग करनी है, अपनी चॉइस के ऊपर वर्किंग करनी है। सबसे पहले, क्या हम हमारी एयर को क्लीन करना चाहते हैं? क्या हम खुद अपने वाटर को क्लीन करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सिंपल और लाउड मैसेज है। लेकिन डॉक्टर विवेक, की बातें लोग समझते ही तो नहीं। अब देखिए ना, दिवाली से पहले से ही पटाखों की बात हो रही थी, आने वाले टाइम में बढ़े हुए AQI का अनुमान लगाया जा रहा था, कोई माना क्या? दिल्ली एनसीआर, बाकी शहर, लोगों ने पटाखे खूब जलाए और देर रात तक जलाए। मतलब सिर्फ बातें होती हैं, कोई अमल तो उस पर करता नहीं। देखिए, हमें कॉन्टिन्यूस हैमर करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। ये सिर्फ पटाखे ही नहीं है, हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो एक वॉर है जो चल रही है पैरेलल इतने सालों से, उसका पोल्यूशन है। कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन के लिए बाउंड्रीज नहीं है, वो पोल्यूशन हमारी जोन को इम्पैक्ट तो करता ही है। पर जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है हमारा, तो डेंसिटी ऑफ एयर चेंज होती है, उसके वजह से कंसंट्रेशन होके ये कलेक्ट हो जाता है सारा पोल्यूशन। हमें उस एंगल को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, पर हर एक इंडिविजुअल को ये सोचना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि कहीं ना कहीं हमें प्लांटेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं दो ही फैक्टर्स हैं जिस पे हमने काम करना है, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर कि हम प्लांटेशन लगाएं और हम पोल्यूशन मिनिमम करें, शेयरिंग ऑफ कार्स करें, कोई भी टूल है ऐसा जो हमारे पास रूटीन में आपके माध्यम से मैसेजेस आते हैं। दूसरा, हम बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर पैरेलल काम करें कि हम अपने आप को डिजीज ही ना हो। ये पोल्यूशन रहेगा, हमने इसको कम करना है ओवर द नाइट। आज हम डिस्कस करके कल इसे कम नहीं कर सकते। अगर आज हम स्टेप्स लेना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी या नेक्स्ट ईयर जब ये वेदर चेंज होगा, तब हमें इसके रिजल्ट्स मिले। जहां आज हम 400 पे खड़े हैं, अगर हम उसे 300 भी अचीव कर लेंगे तो आपके माध्यम से ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी हमारे न्यूज चैनल की, कि आपके शो से हमने वो इम्पैक्ट जनरेट किया। पर मेरा फिर मैसेज लाउड एंड क्लियर ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सिट्रस फ्रूट का यूज करना है। जैसे फ्रूट्स को कहा, सिट्रस फ्रूट में इस टाइम सीजन में आंवला आ जाता है। आंवला एक बहुत अच्छा विटामिन सी का रिच सोर्स है। आंवले से आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, चरक संहिता में फर्स्ट अध्याय में लिखा है 62 नंबर से 69 नंबर श्लोक में, अबाउट दी च्यवनप्राश 42 हर्ब्स के साथ बनता है, गुड़ के साथ बनता है, घी के साथ बनता है, लोहे के बर्तन में बनता है। आयरन आपके अंदर जा रहा है, घी आपको इम्यूनिटी
प्रोवाइड कर रहा है, आंवला अपने आप में विटामिन सी का रिच सोर्स है, तो हमें वो चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए। अच्छा, ये विटामिन सी में सिर्फ आंवला है क्या? मतलब क्या लेमन या ऑरेंज या बाकी इस तरह के फ्रूट्स नहीं है क्या? मैं एक उस फ्रूट का नाम ले रहा हूँ जी जो इस वक्त प्रायोरिटी पे है। अच्छा, आंवला वेदर सीजन में आ गया है और इस वक्त आप हर जगह देख रहे हैं च्यवनप्राश। जैसे हम भी हैं, जैसे डॉक्टर राकेश चौधरी जी हैं, पीएचडी हैं एंड ही इज इन केमिस्ट्री, उन्होंने काफी रिसर्च की हमारे साथ उसके ऊपर। तो हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जब आप रूटीन में ये चीजें लेने लग जाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। सेम हमने कोविड में भी इस चीजों को फेस किया। कोविड में भी सेम कंसर्न था हमारे पास कि हमारे पास लंग्स का इशू आ रहा था, फाइब्रोसिस ऑफ लंग हो रहा था, लंग के ऊपर वायरस जल्दी अटैक कर रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो हमने वो चीजें आयुर्वेद के माध्यम से सोसाइटी में पास ऑन की जिससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके। वैक्सीनेशन एक पार्ट है, आपका आइसोलेशन एक पार्ट है। मैं फिर वहीं आऊंगा कि फाइट चारों तरफ से हो रही है, आपके ऊपर बम्बार्ड चारों तरफ से है, तो आपको अपने आप को एक कवच के अंदर लाना पड़ेगा। वो कवच आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी इंटरनल इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी के ऊपर काम करने के लिए जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, द सिट्रस फ्रूट का यूज करना है। गुड़ बड़ा अच्छा इम्यूनिटी के ऊपर कार्य करता है, हल्दी बड़ा अच्छा कार्य करती है, घी बड़ा अच्छा कार्य करता है। इवन के एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है आयुर्वेद का जिसमें पिपली का यूज करते हैं हम, मग पीपल कहते हैं उसको। एक काली मिर्च होती है छोटी, पिपली बड़े वाली काली मिर्च होती है। उसको एक चुटकी को अगर शहद के साथ आप डेली लेने लग जाएं तो आपकी कितनी भी पुरानी ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है वो आपको विद इन 3 to 6 months क्योर होती है। सेम विद द दालचीनी, अगर आप दालचीनी को पानी के अंदर उबाल कर लेने लग जाएं, आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बंद होती हैं। मैंने अपनी 15 साल की प्रैक्टिस में ये देखा, जिन पेशेंट्स को इवन के इनहेलर चल रहे हैं, चाहे वो बुडाकोट है, एस्थलीन है या फोरकोट है, कोई इनहेलर भी चल रहा है, अगर आप रेगुलर यूज च्यवनप्राश का और दालचीनी का यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी इनहेलर्स के ऊपर कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक ऑफ इनहेलर्स कम हो जाता है। तो इन चीजों के रचना जी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ये हमने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है। प्लीज, आप बता रहे हैं अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और हाँ, लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत भी है। डॉक्टर वर्षा, मैं देख रही हूँ जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम थी वो तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो भी इन दिनों ठीक नहीं फील कर रहे हैं। गले में खराश हो जाना, सिर का जकड़ा सा रहना, सर दर्द रहना, आंखों में जलन और इचिंग की प्रॉब्लम होना, सीने में वो भारीपन सा होना, ये मेल फीमेल, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है क्या? नहीं, अगर अपन इसको यूं जोड़ें कि ये मेल फीमेल या बच्चे बूढ़े, लेकिन हाँ फिर भी कुछ फैक्टर्स अपने ऐसे हैं एज के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपने 5-7 साल से छोटे बच्चे और 50 साल 60 साल से ऊपर के अपने जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ये, और गर्भवती महिलाएं खासतौर से, उन लोगों के ऊपर ये, अगर वो पहले से बाय द वे अस्थमा के मरीज हैं या नहीं भी हैं और खांसी के इस माहौल में वो अगर बाहर निकलते हैं तो उन लोगों को ये फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मैं मेरे साथी आयुर्वेद वाले जो साथी हैं उनकी बात में ऐड करना चाहूंगी, वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात जैसे कह रहे हैं वो बुडाकोट और ये सब बंद होते देखा है, उन्होंने जरूर देखा होगा। तो आयुर्वेद जो हमारा पद्धति है वो बहुत अच्छी पद्धति है और हमारे भारतीय पद्धति में सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है वो। तो उसके अंदर जो इफेक्ट्स आते हैं वो थोड़े से स्लो आते हैं, जबकि एलोपैथिक जो दवाइयां काम करती हैं जब मरीज बहुत इस समय की पैनिक कंडीशन में आता है, इस समय जो अपनी कंडीशंस चल रही है वो बहुत पैनिक कंडीशंस चल रही हैं और मरीज बहुत ज्यादा अनईजी कंडीशंस में हमारे पास आते हैं कि उनको सांस बिल्कुल उखड़ के बाहर आने के लिए तैयार होता है और मरीज कहता है डॉक्टर साहब आप कुछ भी करके मुझे इंजेक्शन लगाओ, चाहे कुछ भी करो, मेरे को फटाफट रिलीफ चाहिए। तो जहां तक मेरे को पता है कि जो अपने इंजेक्शन और जो अपने फटाफट वाले इलाज है हमारे एलोपैथी में, वो इस समय में शायद ज्यादा कारगर हैं, और जो आयुर्वेद के हमारे साथी कह रहे हैं उनकी जो भी दवाइयां बहुत अच्छी कारगर दवाएं, वो अगर वास्तव में व्यक्ति लॉन्ग, यानी आप कह रही हैं अगर कोई सीरियस पेशेंट है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इंस्टेंट इलाज के लिए एलोपैथी पर जाएं, और जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है वो आयुर्वेद के साथ में जा सकते हैं।